वक्त हो चुका है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात जोधपुर से बड़ी खबर की। मथुरा दास माथुर अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया है। मथुरा दास माथुर अस्पताल में आग लगी है। मथुरा दास माथुर अस्पताल में ये भीषण आग लगी है जिसमें एक महिला बुरी तरह से झुलस गई है। गंभीर हालत में महिला का इलाज जारी है। रात को वार्ड में कोई स्टाफ नहीं था जब आग लगी थी, इस तरह से बताया जा रहा है। और जो भीषण आग लगी उसमें एक महिला उसकी चपेट में आ गई जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गई। हालांकि महिला का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यही वो महिला है जो आग की चपेट में आ गई, जो बुरी तरह से झुलस गई है, जिनका इलाज किया जा रहा है। मथुरा दास माथुर अस्पताल की घटना है जहां पर आग लगी है। अभी आग कैसे लगी, किस वार्ड में लगी, कैसे महिला उसकी चपेट में आई, तमाम ये सवाल हैं जो फिलहाल कार्रवाई का विषय है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंभीर हालत बताई जा रही है महिला की जो झुलस गई, जिसका इलाज चल रहा है। रात को वार्ड में आग लगी थी जिस वजह से महिला उसके चपेट में आई और जो बुरी तरह से जख्मी हो गई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। मथुरा दास माथुर अस्पताल की ये घटना जहां पर आग लगी है। जोधपुर से बड़ी खबर, मथुरा दास माथुर अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आग लगने की, अस्पताल में आग लगने की ये खबर है जिसमें एक महिला बुरी तरह से झुलस गई है जिसका इलाज किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल की ये घटना है। रात को वार्ड में आग लगी जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि कोई डॉक्टर, कोई वार्ड वहां पर नहीं था, वार्ड बॉय, जिस वजह से स्थिति वहां पर थोड़ी ज्यादा गंभीर हो गई थी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं, मथुरा दास माथुर अस्पताल में आग लगने की ये बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि रात को वार्ड में कोई स्टाफ नहीं था। हालांकि वार्ड में स्टाफों की रात में ड्यूटी रहती है, ईएमओ रहते हैं, इमरजेंसी मेडिकल डॉक्टर्स रहते हैं, स्टाफ रहता है पूरा, नर्स रहते हैं, वार्ड बॉयज रहते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि और भरसक उसी वार्ड की बात यहाँ पर की जा रही है जिस वार्ड में आग लगी है। तो बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टाफ वहां पर था ही नहीं, कोई भी नहीं था। ये बड़ी लापरवाही वहां पर है कि अगर मरीज एडमिट है उस वार्ड में, जिस वार्ड में बात की जा रही है, अब ये किस वार्ड की बात की जा रही है ये भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल जानकारी जैसे जैसे आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन ये बात जरूर निकलकर सामने आ गई है कि जिस वार्ड की बात की जा रही है भरसक उसी वार्ड में आग लगी होगी और उसी वार्ड में ये मरीज लगभग होंगी जो आग की चपेट में आ गई। बड़ी लापरवाही यहाँ पर यह है अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि उस वार्ड में कोई मेडिकल स्टाफ मौजूद नहीं था जब आग लगी। अब आग किन वजह से लगी है ये भी बड़ा सवाल है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, विस्तार से बताइए पूरी जानकारी इसमें। देखिए, ये मामला जो है कल देर रात का बताया जा रहा है, जो करीब देर रात और अल सुबह के बीच की घटना है, जब एक्यूट केयर वार्ड में एक मरीज के जो है बेड पर अचानक आग लग गई। जब वहां पर आग लगी तो इस हादसे के दौरान जो मरीज है वो काफी झुलस गई। और अब सबसे बड़ा विषय ये हो गया कि आखिर आग ये लगी कैसे। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि अस्पताल का जो स्टाफ था उसने कोई उपकरण जो है महिला के पास लगा रखा था और वो उसको चालू छोड़ के चले गए और उसके बाद अचानक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो एकदम से उसमें आग लगी और जिसके कारण जो है बेड है वो भी झुलस गया था। वहीं अस्पताल अधीक्षक का ये कहना है कि कोई मरीज के साथ कोई बीमारदार था जो बीड़ी पी रहा था और इस दौरान जो है डस्टबिन में उसने वो बीड़ी जलती हुई सुलगती हुई बीड़ी फेंक दी थी, जिसके कारण ये हादसा सामने आया। सबसे बड़ी बात, अगर एक्यूट केयर वार्ड में यदि कोई व्यक्ति बीड़ी पी रहा था तो आखिर स्टाफ उस वक्त था कहाँ और क्यों नहीं उसको टोक पाए, और ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये तो गनीमत रही कि मामला जो है एक मरीज के बेड तक आग लगने से रुक गया। क्योंकि बात करें तो अस्पतालों के जो हालात है वहाँ पे जो आपातकालीन जब आग लगने जैसी घटनाएं होती है तो उससे निपटने के लिए जो है पर्याप्त किसी भी अस्पताल में जोधपुर के नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होते होते टला है। जी, ये भी बताया जा रहा है कि जिस वार्ड में आग लगा उस वार्ड में कोई भी मेडिकल स्टाफ नहीं था और देर रात की ये घटना है, जबकि वार्ड में तो रहते हैं मेडिकल स्टाफ्स।
जी, ये बताया जा रहा है कि ये जो वार्ड था वो एक्यूट केयर वार्ड था और यहाँ पर निश्चित तौर पर एक दो या तीन स्टाफ हमेशा रहते हैं, क्योंकि एक्यूट केयर जो है जो ऐसे वो गंभीर मरीज होते हैं जिनका इलाज वहाँ पर किया जा रहा होता है, और ऐसे में वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति नहीं था और जिस तरह से वहाँ के मौजूद तीमारदारों का कहना है कि जब आग लगी तब वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, और जिस तरह से अस्पताल के बयान सामने आ रहे हैं कि किसी मरीज के परिजन ने जो है बीड़ी पी थी, अगर वार्ड के अंदर कोई बीड़ी पीता है जहाँ पर मरीज भर्ती है उसके पास जो रखे डस्टबिन में अगर वो बीड़ी पीकर फेंक देता है तो ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ी लापरवाही है कहीं ना कहीं। हालांकि इस हादसे में एक महिला है वो जोती है, उसकी स्थिति कैसी है उसको देखने के लिए जो खुद अस्पताल के अधीक्षक है नवीन किशोरिया, वो अभी एक्यूट केयर वार्ड पहुंचे हैं और पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टाफ की बहुत बड़ी लापरवाही है वो सामने आई है। हाल ही में जो इस तरह के हादसे सामने आए जब बड़ी संख्या में लोग जो है अस्पताल में जुलस गए थे, तो कहीं ना कहीं सीख लेने की जरूरत थी और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अस्पताल में आके दौरा करके गए और उसके बाद इस तरह से ये एक दो दिन के अंदर अंदर इस तरह का हादसा हो जाना कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक और बड़ी लापरवाही जो चंद्रशेखर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ डॉक्टर नवीन किशोरिया, अधीक्षक मथुरा दास माथुर अस्पताल के, जुड़ चुके हैं जोधपुर से। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लग रहा है कि बड़ी लापरवाही हो गई और बहुत बड़ा भीषण हादसा हो सकता था, कई सारे लोग इसके जद में आ सकते थे? डॉक्टर नवीन हमसे फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम फिर से चंद्रशेखर अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम उनसे फिर से जानकारी ले लेते हैं। क्या चंद्रशेखर आपकी आवाज मिल रही है मेरी? जी हाँ जी, अपने बात को कंटिन्यू करिए चंद्रशेखर। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिस तरह से अस्पताल के अंदर जो स्टाफ है कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही बरतते हैं और ये जो पूरा सिनेरियो सामने आया, जो ये पूरी घटना सामने आई, कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर दौसा से खबर बताते चले, लालसोट से हिट एंड रन की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां शराब के नशे में कुछ लोगों ने शादी समारोह में अंधाधुंध गाड़ियां दौड़ा दी, 8 लोगों को रौंद दिया, एक शख्स की मौत हो गई। दरअसल जब बारात नाचती गाती हुई दुल्हन के घर जा रही थी, इसी दौरान बारात में शामिल कुछ युवक शराब के नशे में धुत थे और जान जोखिम में डालकर कार के बोनेट पर रखकर पटाखे जला रहे थे, जिसको लेकर पहले तो कहासुनी हुई। फिर शादी समारोह में शामिल आए कुछ लोगों आवेश में आ गए और उन्होंने अंधाधुंध गाड़ी दौड़ाना शुरू कर दिया। जो भी कार के सामने आया उन्हें रौंद दिया, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस शादी समारोह में विधायक रामविलास मीणा भी पहुंचे थे। जैसे ही विधायक को पता चला बारात में झगड़ा हो गया, वो मौके पर पहुंचे, घायलों को फौरन अस्पताल लेकर गए। घायलों को हालत नाजुक देखते हुए दौसा और जयपुर के अस्पताल में रेफर किया गया, जिसमें एक 17 साल के युवक की मौत हो गई। अभी भी 7 घायल लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं और सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना अंजाम देने के बाद कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक बारात आई थी लाडपुरिया में, उनमें पता नहीं को फटाका वटाका को लेके कोई विवाद हुआ है और कौन था कौन नहीं था। बाराती था, कोई कार थी वाइट कलर की, गाड़ी का नंबर उस कार से दूर लोगों खड़े हो रोंद गया हो भगा भगा। क्या इनका मैटर था क्या नहीं था, विवाद तो था नहीं कोई, वहीं फटाका वटाका को लेके विवाद हुआ था इनमें। और चलिए राजधानी जयपुर से इस बीच बड़ी खबर बताते चले, ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस के बहाने जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। दरअसल मुरलीपुरा थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दुदू में मौजमाबाद का रहने वाला ये शातिर दीपक मीणा और सीकर के दातारामगढ़ का दूसरा आरोपी है कैलाश चंदूडी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिस समय आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। राजधानी जयपुर में ये ऑनलाइन एस्कॉर्ट सर्विस गैंग चलाते थे। लड़कियां उपलब्ध करवाने के बहाने मोटी रकम वसूली जाती थी, मांगते थे। ये सोशल मीडिया पर फोटो भेजकर लड़कियां पसंद करवाते थे। डिमांड करने वाले ग्राहक को दूसरी लड़कियां भेज देते थे। फिर गैंग रुपए देने से इनकार करने पर ग्राहक पर हमला भी करते हैं। करनी बिहार थाने में दीपक और कैलाश चंद पर कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। दौसा से बड़ी खबर एक बार फिर चर्चाओं में, सेंट्रल जेल स्यारावास जेल में तैनात होमगार्ड के जवान हेमराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हेमराज ने जेल में गुटखों की सप्लाई की थी। हेमराज के खिलाफ पापड़ा थाने में केस दर्ज है। पहले भी जेल में कई बार मोबाइल मिलने की यहां पर घटनाएं हो चुकी हैं।
लेकिन बावजूद उसके ये बड़ी खबर फिर से है कि एक बार फिर से सेंट्रल जेल श्यालावास चर्चाओं का विषय बन चुका है। इसके पहले भी मोबाइल मिलने की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन गुटखा बेचने का फिर से यहां पर एक खबर आई जो श्यालावास को सुर्खियों में ला दी। इसी जेल से सीएम को जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। पिछले दिनों जेल प्रहरी को भी गिरफ्तार किया गया था। कोटपुतली शहर के नगर परिषद पार्क के पास श्री राधा कृष्ण मंदिर में दिन दहाड़े चोरी का मसला सामने आया है। चोर यहां से चांदी के छत्र, तांबे का सागर, नकदी समेत अन्य सामान चुरा कर ले गए। पुजारी जब मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे तो उसे चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। वहीं मंदिर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 2 संदिग्ध नाबालिग मंदिर में जाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ देर के बाद हाथ में थाला लेकर वापस आते हुए दिखाई पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद से अनुच्छेद 370 का मामला गरमाया हुआ है और अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर बड़ी बात कह दी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अमित शाह के बयान को दोहराते हुए अपनी राय जाहिर की, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया। क्या थी गजेंद्र सिंह शेखावत की राय और कांग्रेस का क्या है पलटवार, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, धारा 370 इस देश के में अलगाववाद का बीज था, जिसको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सक्षम नेतृत्व ने जमींदोज करते हुए दफन कर दिया है। और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने चुनाव की रैली को संबोधित करते हुए कहा, स्वयं इंदिरा गांधी स्वर्ग से लौट करके वापस यदि आ जाएं तो भी वापस 370 इस देश में कभी लागू नहीं हो सकता। 370 इंदिरा गांधी जी आ जाए तो भी वापस लागू नहीं कर सकती। कौन तो लागू कर रहा है और कहां 370 की बात है कि लोग भूल गए 370 क्या है। 370 जनता को पता ही नहीं है, देश की जनता को। ये बीजेपी 370 करती रहती है, बटोगे तो कटोगे, दिन भर यही करते रहते हैं। कौन तो देश को कब तो बांटोगे आप, गजेंद्र सिंह जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, और किसको काटोगे? आप में दम है वो बताओ। आप बता दो पहले कौन कटेगा और किसको आप बांट दोगे? आप बांट दोगे देश को? जिस पॉलिटिकल पार्टी में सदस्यता हासिल करने की अनिवार्य शर्त ही नेहरू गांधी परिवार के प्रति वफादारी रही हो, उस दल में धारा 370 के संदर्भ में इंदिरा गांधी का जिक्र कैसे न दल से जुड़े कार्यकर्ताओं नेताओं को आंदोलित करता। इसीलिए प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को देश की एकता अखंडता में पंडित नेहरू के योगदान की याद दिलाने की कोशिश की। आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप तो बोल ही नहीं सकते। आप इंदिरा जी का नाम ले रहे हो। अरे भैया, जिस वक्त कश्मीर देश से जा रहा था तब कश्मीर को बचाने के लिए सब काम पंडित नेहरू ने किए, और तब पंडित नेहरू ने कह दिया था ये धारा 370 घिस घिस कर अपने आप हट जाएगी। वो हट गई। लेकिन आप ये नहीं बोलते कि कश्मीर भारत का हिस्सा इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू ने बड़े कूटनीतिक तरीके से अपने पास रखा। क्योंकि उस वक्त आज के जो डॉक्टर करण सिंह है, राजा हरि सिंह के बेटे जो वहां के राज प्रमुख थे, आज वो जिंदा है। दुनिया जानती है कि कबायलियों ने पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, कश्मीर पाकिस्तान में जा, तब वो तो अलग राष्ट्र की बात कर रहे थे। कश्मीर के लोग तो कह रहे थे कश्मीर हमारा अलग है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों में नहीं जा रहा था। तब उनको अपने में शामिल करने के लिए उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, अलग से अधिकार दिए। आपने धारा 370 हटा दी, वहां से हुआ क्या? आपको बताते चले, महाराष्ट्र में 20 को विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनजर बीजेपी ने अपनी रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसमें हिंदुत्व के मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है। महाराष्ट्र में अगर सर्वधर्म समभाव होगा, सभी धर्मों को अगर एक ही कानून अगर लागू होगा, तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ने बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सुरक्षित जैसे नारे शामिल किए हैं, जो मतदाताओं के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। पिछले 10 साल में जिस तरह से विकास की राजनीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुई,
और पिछले 10 साल में 2.5 साल के बीच का अंधकार की रात्रि छोड़ करके जिस तरह से 7.5 साल महाराष्ट्र ने एक तरफा प्रगति देखी है, महाराष्ट्र की जनता ने मानस बनाया हुआ है और एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की महायुति वापस सरकार में आने वाली है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में धर्मांतरण विरोधी कानून का वादा करते हुए हिंदुत्व पर अपना रुख और मजबूत कर रही है, जिससे कांग्रेस हमलावर है। आप मुझे ये बताइए, राजाओं के राज में जब देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के टाइम पर सनातनी कभी नहीं डरे किसी से। सब धर्मों ने यहाँ पर अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है, लेकिन आप तो हिंदू मुसलमान के नाम पर झगड़े करवाकर और अपनी रोटी सेकना चाहते हैं बीजेपी की। सियासी दंगल में आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन किसके दावों को मजबूती मिलेगी ये जनता जनार्दन ही जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इस बीच आपको बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर बताते चले। अपहरण मामले में पर्दाफाश किया है पुलिस ने चांदराम कुम्हार को गिरफ्तार किया है, दस्तयाब कर लिया है। लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजनों ने मारपीट की थी, लड़के के माता पिता से मारपीट की गई थी। लड़की के नाराज परिजनों के द्वारा वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई थी, मारपीट कर पिता का अपहरण करके ले गए थे। पूगल पुलिस मामले में जुटी हुई थी उसकी जांच में, और अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है क्योंकि जो आरोपी था उसको पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। बड़ा पर्दाफाश अपहरण मामले में हुआ है। लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजन मारपीट किए थे, लड़के के माता पिता को मारपीट की गई थी, कार में तोड़फोड़ की गई थी। टूटी फूटी कार आपको तस्वीरों में नजर आ रही है और मारपीट कर पिता का अपहरण भी किया गया था। पुलिस लगातार इसमें सघन तरीके से तलाशी में जुटी हुई थी और आखिरकार जो गूगल पुलिस है उसको बड़ी सफलता हाथ लगी। जो आरोपी है उसको दस्तयाब कर लिया गया। झुंझुनू के सुल्ताना से खबर है ये, जहां एक व्यापारी को पहले धमकी दी गई, फिर व्यापारी की दुकान में रात को आग लगा दी गई। आग से दुकान में लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा हो गया। आगजनी की घटना मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार सुल्ताना कस्बे में बस स्टैंड स्थित कीठाना बाजार में एक कपड़े की दुकान में 2 से 3 लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दुकान में आगजनी से दुकान में रखी नकदी और करीब 8 से 10 लाख रुपए का कपड़ा जल गया। गनीमत ये रही कि आगजनी की घटना के समय मार्केट में 2 दुकान खुली थी, नहीं तो आग और भीषण रूप धारण कर अन्य दुकानों को अपनी जद में ले सकती थी। दुकानों में मौजूद लोगों में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकानदार बंटी निर्माण को एक युवक ने कहा सुनी के बाद फोन कर धमकी दी। इसके बाद दुकानदार ने रविवार को खेतड़ी नगर थाने में रिपोर्ट दी। रविवार शाम को दुकान बंद कर दुकानदार घर चला गया। रात करीब 9:15 बजे बाइक पर 2 से 3 लोग आए और बंद दुकान के शटर में पेट्रोल डाल आग लगा दी। आग लगने के बाद भागे युवक मौके पर धारदार हथियार और बाइक छोड़कर निकल गए। सीसीटीवी में कैद ये पूरी वारदात। तस्वीरें देखिए, गालन उठाकर कैसे बंद पड़ी दुकान के शटर पर पेट्रोल डालकर आग लगाते हैं और उसके बाद आग लगने के बाद जब अफरा तफरी का माहौल हो जाता है तो वहां धारदार हथियार छोड़कर बाइक छोड़कर फरार हो जाते हैं। फोन पे धमकियाँ मिल रही थी तो मैंने मेरे को खुद की जान का भी खतरा बता दिया था और वहाँ एप्लीकेशन दे दी थी कि मेरी दुकान जलाएंगे या मेरा खुद को मारेंगे, जो भी है। फिर अब मैं यहाँ से लगभग 8 बजे गया हूँ, उसके बाद इन्होंने यहाँ आग लगाई। सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं और 2 आदमी और एक औरत। नरेश मीणा थप्पड़ कांड मामले में पोलिंग बूथ पर ड्यूटी पर तैनात आंगनबाड़ी सहायिका चित्रा मीणा ने बताया कि मेरी मतदान केंद्र पर ड्यूटी थी। एसडीएम ने जबरन मुझसे और 2 अन्य लोकल कर्मचारियों से वोट डलवाया, जबकि मैंने कहा था कि सर मैं गांव वालों के साथ हूं, मैं भी चाहती हूं कि मेरा गांव उनियारा में जुड़े। जबरन वोट डलवाया तो यहां झगड़ा हो जाएगा, लेकिन एसडीएम ने उनकी बात को अनसुनी कर जबरन वोट डलवाया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। समरावता गांव में जो आगजनी, गोलीकांड और पूरी जो घटनाक्रम सामने आया थप्पड़ कांड के बाद, उसकी क्या वजह है, किस तरह के माहौल अभी बने हुए हैं, हम समरावता गांव में भी जाकर के लोगों से बात करने की कोशिश की, हकीकत जानने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे थप्पड़ कांड की वजह जो है वो जो सामने आई है वो हम आपसे बयां करना चाहते हैं। चित्रा मीणा जो आशा सहयोगिनी है और जबरन वोट डलाया गया और उसके बाद नरेश मीणा अचानक वहां पहुंचे बूथ में और जो एसडीएम अमित चौधरी थे उनको थप्पड़ जड़ दिया था। वजह यही थी कि जबरन जो वोट डलवाया गया था बहिष्कार के बाद, उसके बाद वो तहस में आकर के
एडीएम माफ़ कीजिए एसडीएम अमित चौधरी के थप्पड़ मारी थी। क्या कुछ घटनाक्रम था? चित्रा मीणा आशा सहयोगिनी हमारे साथ मौजूद है, क्या हुआ था उस समय? उस समय सर वो आए थे, हमको पूछा यहाँ के कर्मचारी कौन कौन हैं गांव की, तो सर हमने बोला हमें दो ही थे, एक टीचर और एक मैं हूँ। तो मैंने क्या सर कब वोट डालो तुम? सर मेरे पास तो आईडी नहीं है, हम कहाँ से वोट डालेंगे बिना आईडी के? अभी लाएंगे सर आईडी। नहीं बोले तुम तो बिना आईडी का वोट डालो। तो हमने तो कि सर निकल गई थी मेरी स्कूल के फील्ड के बाहर, तब भी उन्होंने पाछे वापस बुला के मेरे को वोट जबरन बीच में ले जाके जबरन वोट डाला। और वो टीचर को भी कहा इनके नंबर निकालो। नहीं तो आप वोट क्यों नहीं डाल रहे थे? कारण हम ये था सर, हमको ना देवली उपखंड में जोड़ा गया है, 185 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ पर 15 किलो पड़ता है उनियारा। मतलब जो ग्रामीणों की मांग थी, जो प्रदर्शन हो रहा था, आप भी उसमें शामिल थे और आपकी भी वही मांग थी। देखिए ग्रामीण होने के नाते वो जो ग्रामीणों की जो मांग थी, नरेश मीणा जिस मांग का समर्थन कर रहे थे, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद ये भी उस गांव के होने के नाते इनका ये कहना था कि हम देर शाम तक वोट डाल दें। क्या लग रहा था कि वोट थोड़ी देर बाद में शुरू हो जाएगा? क्या था? हो जाते सर थोड़ी देर बाद में कलेक्टर कभी आ जाती, तो कलेक्टर की मांग भाई कलेक्टर यहाँ पर आए और हमारी जो लिखित में वो लिखित दे, हम वोट डालने चालू कर देंगे। जबरन वोटिंग डलाने के बाद नरेश मीणा आक्रोशित हुए और एसडीएम के थप्पड़ जड़ा, और उस थप्पड़ जड़ने के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो उस थप्पड़ की गूंज है वो पूरे प्रदेश में सुनाई दी। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। बीकानेर के काजूवाड़ा से बड़ी खबर बताते चले। हीरोइन तस्करी मामले में बड़ा अपडेट ये है कि तस्करी में शामिल 2 और आरोपियों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। मुख्य आरोपी प्रदीप और सचिन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बताते चले कि 12 महीने पहले खेत में हीरोइन मिली थी जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही थी और इस क्रम में पुलिस लगातार खोजबीन में जुटी हुई है और जो इसमें शामिल जितने भी लोग संदिग्ध हैं उन सब की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था, 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है और इस क्रम में अब पूरी संख्या 5 लोग हो चुके हैं जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। जैसलमेर पुलिस की गिरफ्त से 2 युवकों को छुड़वाना शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को भारी पड़ गया। पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया। दरअसल बैया गांव में ओरल जमीन को बचाने के लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे थे। धरना खत्म कराने के लिए पुलिस ने 2 ग्रामीणों को जीप में बैठाया जिससे नाराज विधायक ने दोनों को नीचे उतार लिया। रिपोर्ट देखिए। नहीं तो कोई बात नहीं, बेटा बाकी विरोध दर्ज कराना गलत थोड़ा ना, लोग आगे जाए वो तो आगे जाए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस गिरफ्त से 2 युवकों को छुड़वाना उन्हें महंगा पड़ गया। दरअसल ग्रामीण सोलर कंपनी के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने शुक्रवार को प्रदर्शन खत्म करवाने के लिए 2 ग्रामीणों को जीप में बैठा लिया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज विधायक भाटी ने दोनों को पुलिस की गाड़ी से जबरन उतार लिया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद रामगढ़ एसएचओ जय किशन सोनी ने रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ झिंझियाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें राजकार्य में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। माननीय विधायक है वो गंभीर पद, बहुत ही जिम्मेदार पद पे हैं। इस तरह की जो चीज़ आई है, उस जो वीडियो आया था हमने उसको वेरीफाई कराया, वीडियो सही पाया गया, उसमें जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। परंतु बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ही इज़ ए यंग एमएलए और उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती कि वो कानून को हाथ में लें। ऑल तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता भी की गई, कई स्तर की वार्ता की, कलेक्टर साहब के स्तर पर भी वार्ता की गई, परंतु जो कानून का उल्लंघन उस वीडियो में दिख रहा है और उनके द्वारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसे शेयर किया गया है, तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई वो की जाएगी और उसमें जो भी सक्षम एजेंसी है सीआईडीसीबी वो उस पर तफ्तीश करेगी। दरअसल जैसलमेर के बैया गांव में निजी कंपनी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कर रही है। जैसे ही निजी सोलर कंपनी की तरफ से शुक्रवार को एक बार फिर काम शुरू करवाया गया, इसके खिलाफ ग्रामीण धरने पर बैठ गए। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे थे। वे धरने में शामिल हुए और ग्रामीणों के साथ धोरो में ही रात गुजारी। विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार सुबह रविंद्र भाटी कलेक्टर प्रताप सिंह से मिले। भाटी ने कलेक्टर से मुलाकात के बाद कहा, जब तक संतोषप्रद जवाब नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। कौन की स्थिति ये क्षेत्र बढ़ा दी है, की स्थिति ये जिलेरी बन गई है, ईर माथे विचार खंडी मजबूती मीना आखिरी दम तक लड़ा, पार की सब लड़ता आया, मजबूती में आगे तक लड़ा। बीते कुछ दिनों से ओरन जमीन को बचाने के लिए ग्रामीण धरने पर हैं।
लोगों की मांग है कि ओरन की जमीन को पहले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, जिसका लिखित में आश्वासन दिया जाए। गांव बसने के साथ जमीन का कुछ हिस्सा लोक देवी देवताओं के नाम छोड़ा जाता है। इस जमीन पर मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, इसलिए इसे भगवान की जमीन भी कहा जाता है। ग्रामीण इसे गांव की समृद्धि से जोड़कर देखते हैं। मान्यता है कि यहाँ पेड़ या लकड़ी तो दूर, इन पेड़ों की डाली, पत्ती या फूल तोड़ना भी अपराध माना जाता है। ये जमीन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए रखी जाती है। गौरतलब है कि ओरन भूमि पर निजी कंपनी ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण करवा रही है, जिसके खिलाफ शिव विधायक बैया गांव में विरोध प्रदर्शन करने आए थे। फिलहाल केस दर्ज होने के बाद अब इस मामले में सियासत होना भी तय माना जा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदाल रत्नू की रिपोर्ट। पोखरण में 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया गया है, लेकिन ठेकेदार ने गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया, तो विभागीय अधिकारियों की उदासीनता और मॉनिटरिंग की कमी के कारण भी 24 घंटे में ही सड़क जगह जगह से उखड़ गई। सड़क से बार बार वाहनों के निकलने के कारण गड्ढे हो गए हैं, सड़क साइड से दब भी गई है। यही कारण है कि इस सड़क मार्ग पर वाहन चलाना अपने आप में मुसीबत बन गया है। तो वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में डामरीकरण सड़क के उखड़ जाने के कारण स्थानीय लोगों ने विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को चेतावनी दी है कि अगर दोबारा सड़क नहीं बनाई गई तो वार्ड वासियों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। बदलते मौसम में बीमारी से एक ही परिवार के 3 चिराग बुझ जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की हड़कंप यहां पर अब देखने को मिली। उसकी नींद खुली। अब चिकित्सा विभाग समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी काकिद्रा गांव में डेरा डाले हुए हैं। तीन बच्चों की मौत के बाद जागा प्रशासन। राज्य सरकार का जिम्मेदारों पर एक्शन। सर्वे के लिए काकिद्रा गांव में पहुंची टीम। सिरोही के काकिद्रा गांव स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है। गांव का 2 बार सर्वे हो चुका है, तीसरी बार किया जा रहा है, लेकिन ये सब तब हो रहा है जब गरीब परिवार के 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और जिम्मेदार चिकित्सा महकमा और अधिकारी सहित तमाम प्रशासनिक अमला पूरे मामले पर अनभिज्ञ होकर बैठा है, जिसका खामियाजा गांव में रहने वाले भानाराम के परिवार को अपने 3 बच्चों की मौत के साथ चुकाना पड़ा। लचर व्यवस्था से नाराज पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को लेकर जयपुर स्वास्थ्य विभाग में आपत्ति जताई। न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए राज्य सरकार ने एक्शन लिया। पीएमओ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही मेडिकल स्टेट की टीम गांव में पहुंची। वहीं इस मामले को लेकर अब जो है राज्य सरकार ने एक टीम गठित करके जो है मौके पर भेजी है। आपको बता दें कि सिरोही महकमा जो है चिकित्सा महकमा जो है 340 से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं। हालांकि उनकी रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव आई है और जो है किसी प्रकार की कोई संदिग्ध बीमारी भी सामने नहीं आई है। देखने वाली बात यह है कि मच्छर के काटने व गंदगी से जो है मलेरिया होना पाया गया था। अब इसको लेकर जो है प्रशासन और गांवों के लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि अपने आसपास में सफाई व्यवस्था को सुचारू करें व किसी प्रकार की गंदगी में न रहें। वहीं 3 बच्चों की मौत पर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार का कहना है कि मलेरिया गंदगी में रहने से मच्छर के काटने से हुआ। अगर समय रहते पीड़ित डॉक्टर के पास चला जाता तो उनका इलाज हो जाता, लेकिन अशिक्षा और लापरवाही के चलते बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। टीमों को नोटिस जारी किया है और ग्राउंड लेवल पे जो एएनएम है उसको भी जारी किया है। तो निश्चित रूप से जो इस टाइप की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लगातार फील्ड में मुस्तैद रहें, क्योंकि मौसमी बीमारियों का सीजन है और माननीय मंत्री महोदय के साथ निर्देश है। सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक मौत होती रही, फिर भी पूरे मामले की जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? और अगर समय रहते मौसमी बीमारी से बचने की जागरूकता अभियान चलाया जाता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट।
और बात अगर डेंगू की करें तो कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में मासूम बच्चों सहित 5 मरीजों की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। ऐसे में कोचिंग नगरी में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 395 के पार पहुंच चुका है। हालांकि चिकित्सा विभाग की तरफ से लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज भी की जा रही है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद डेंगू का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। वहीं पिछले 2 हफ्ते में 600 से ज्यादा गड्ढों में MLO डलवाया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग बढ़ते डेंगू के केस को लेकर अलर्ट है। धन की लालसा रिश्तों की डोर को कमजोर कर रही है, लेकिन बाड़मेर के बलाऊ गांव में जो हुआ उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। वहां से आई तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं। मेरी मां खेत पे पड़ी बुजुर्ग पर ताकत आजमाती औरत, सामने लठ लिए खड़ा शख्स और वीडियो बनाता लड़का। इसके बाद की तस्वीर देखिए। पांव पकड़कर बुजुर्ग को घसीटते पति पत्नी। यूं एक बुजुर्ग महिला का पांव पकड़कर उबड़ खाबड़ जमीन पर घसीटा जाना कोई संवेदनशील कैसे देख सकता है। तस्वीरें ऐसी हैं जो अच्छों की नींद उड़ा दे। सुनते आए हैं कि क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है, लेकिन गुस्से और आक्रोश की एक ऐसी आग जिसमें न सिर्फ विवेक बल्कि इंसान होने की अनिवार्य शर्त संवेदना तक जलकर भस्म हो जाए। बाड़मेर के बलाऊ गांव से आई ये तस्वीरें जितनी परेशान करती हैं, उससे भी ज्यादा भयावह और क्रूर सत्य ये है कि पीड़ित बुजुर्ग हमला कर रहे शख्स की मां है। जी हां, वही मां जिसकी जुबान से औलाद के लिए कभी बद्दुआ नहीं निकलती, जो अपनी संतान को कभी दुख और संताप में नहीं देख सकती। मेरी माँ के साथ मेरे छोटे भाई यानी उसी माँ के बेटे ने और भाई की स्त्री दोनों ने मिलकर मेरी माँ को खेत में घसीटा, पीटा और मारा और संपूर्ण पूरा घेरा डाल के उन्होंने मारा है। और उसी लेडीज और मेरे भाई ने मेरी माँ को प्रॉपर्टी के लिए घसीटा, मारा, पीटा और जो भी है वो वीडियो आपके सामने है। मैं बड़ा भाई हूँ, वो छोटा भाई है। मैं मेरे घर पर था और मेरी माँ मेरे खेत में थी। पता चला कि जब मैंने रड़े सुनी, वहाँ पहुंचा, उतने में तो मेरी माँ को उन्होंने कूट पीट के रख दिया और वहाँ घेरा लगा के खड़े थे, इसलिए मैं वहाँ गया नहीं। मैं जाऊंगा तो मेरे को भी मारेंगे। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाकर मारपीट करने वाली बहू और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। और मारपीट करने वाले उसका लड़का और उसकी पुत्रवधू वह एक ट्रैक्टर चालक को अनुसंधान के लिए थाने लेके आए हैं और उनको शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो इन दोनों भाइयों के जमीनी विवाद था। जमीन विवाद में ट्रैक्टर जबरदस्ती ले जाकर के तभी गिरा रहे थे, ये मामला था। तो मारपीट की गई महिला की स्थिति कैसी है? मारपीट की महिला राजकीय अस्पताल में इलाज कर रहे हैं, उनका तबीयत ठीक है। तो महिला के कुछ दिन पहले भी क्या मारपीट हुई? न, ऐसे मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। अब कोई वो महिला अब रिपोर्ट देगी तो उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जरूरत को पूरा करने में धन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सच ये भी है कि धन की लालसा रिश्तों की डोर कमजोर कर रही है। दौलत पाने की एक ऐसी दौड़ जिसमें एक बेटे के पांव उसे जन्म देने वाली मां उसे गढ़ने वाली देह पर पड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।
बात अब मौसम की करते हैं। राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद कई जिलों में कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। भरतपुर जिले में धुंध का असर देखने को मिला, जहां कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी सड़कों पर अपने वाहन को चलाने में हो रही हैं। तस्वीरें सुबह की हैं, जहां पर देखिए हल्की धुंध की चादर आपको नजर आ रही होगी। ये कोहरे का असर है, जहां पर विजिबिलिटी बेहद कम और ऐसे में हेडलाइट जलाते हुए वाहनों को निकलना पड़ रहा है। और इसी के साथ सर्दी की दस्तक भी भरतपुर में देखने को मिली है, यानी कि सर्दी की ऑफिशियली शुरुआत हो चुकी है। तो मौसम ने अचानक करवट ली, सुबह शाम सर्दी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है और इस सुबह की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको धुंध भी देखने को मिल रही होगी। कोहरे के साथ अब हवा में नमी है। आज ठंडी हवा और आज से ऐसी महसूस हो रही है, सर्दी चालू हो गई है और कोहरा पड़ रहा है और इतनी सर्दी है कि हवा बहुत तेज है और इससे महसूस है गर्म कपड़े अब निकालना चालू हो जाएगा। आज लोग बाग चालू कर देंगे और सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही है आज। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के अलग अलग शहरों की। भरतपुर पहली तस्वीर, झुंझुनू दूसरी तस्वीर और धौलपुर की ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सुबह के वक्त किस तरह से कोहरा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। विजिबिलिटी थोड़ी कम है और ऐसे में वाहनों को चलाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और कोहरे के साथ ही सर्दी की शुरुआत भी हो गई है। वहीं चूरू और अलवर और झुंझुनू की तस्वीरें हम आपको लेकर आए हैं। घने कोहरे के साथ सर्दी का दौर भी आपको दिख रहा है, जहां पर अब अलाव का सहारा लेकर लोग सुबह सुबह ठंड के एहसास के बीच गपशप करते हुए नजर आ रहे हैं। अलवर की भी तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बेहद कम है, धुंध आपको नजर आ रही है। वहीं झुंझुनू का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां पर घना कोहरा नजर आ रहा है। शाहपुरा के जहाजपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जहाजपुर बेवाड़ मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। कल्याण जी मंदिर के बाहर धरना अभी भी चल रहा है। 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज भी धरना जारी है। मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हनुमान चालीसा आक्रोश मार्च निकालकर अपनी मांगे रखी गई हैं और ये धरना लगातार कई दिनों से चल रहा है। 14 सूत्रीय मांगे हैं, जिनको लेकर आज भी धरना जारी रहेगा। 22 आरोपियों को अब तक आपको बताएं कि गिरफ्तारी कर चुकी है पुलिस। हनुमान चालीसा और साथ ही आक्रोश मार्च निकालकर प्रशासन के साथ अपनी मांगे रखते हुए लेकिन सहमति नहीं बन पाई। कल्याण जी मंदिर के बाहर ये धरना पिछले कई दिनों से चल रहा है। मांग सबसे पहले यही है कि जो यात्रा निकाली जा रही थी उस पर हमला करने वालों के खिलाफ पूरी तरह से एक्शन लिया जाए। 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, ऐसे में एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी यहाँ पर देते हुए धरने की शुरुआत हो चुकी है और लगातार ये धरना चल रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो कसरत के साथ कुश्ती के दांव लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। 2 मिनट 28 सेकंड के इस वीडियो में रामदेव अपने साथी को कई बार पटकनी देते हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि दंड बैठक लगाओ और ठंड भगाओ। चकमा देकर के दाव लगाने पड़ते हो, तो 3 दाव आपको सिखाने वाले। एक दाव तो है, इसको बोलते हैं यहां से पकड़ा और यहां से ये ऐसे लगाया। तो एक तो ये हो गया जो है ढाक, ये ऐसे ये पटका। फिर दूसरा हुआ एक, फिर ये करादंड ऐसे पकड़ा और ऐसे योद्धा बनाए। पहले मल्ल युद्ध किया करते थे, बल का अर्जन किया करते थे। भारत योद्धा समाज रहा है। बलम उपास्व नया महात्मा बलहीने ने लभ्य, और इसके लिए दंड बैठक का भी पूरा अभ्यास, इस सपाटा दंड है। बहुत कुछ आपको आगे बताएंगे और वैसे बल भी बढ़ाएंगे और ठंडे से भी आपको बचाएंगे। तो मल्ल युद्ध से योद्धा बनो, दंड बैठक लगाओ, ठंड भगाओ और अपने पूर्वज भगवान हनुमान जी, राम जी जैसा, शिव जी जैसा बल पाओ। बलवान बनो, धनवान बनो, चरित्रवान बनो, महान बनो, और आप महान बनोगे तो भारत महान बनेगा।
आज जयपुर पूरे 297 साल का हो गया है। जयपुर शहर के बारे में सुनते ही हर किसी के मुंह से बेसाख्ता यही निकलता है, वाह कितना खूबसूरत शहर है। गुलाबी नगरी के तौर पर जाने जाने वाला ये शहर आधुनिकता और इतिहास का अद्भुत संगम है। गुलाबी नगरी अपनी कला और संस्कृति के साथ साथ इसकी वास्तुकला के लिए भी जानी जाती है। जी हाँ, आज जयपुर अपना 297वां जन्म दिवस मना रहा है और ऐसे में न्यूज़ 18 आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आया है कि आखिर जब इस शहर की बसावट की गई थी तब इसका रंग रूप क्या था और आज इस शहर का कैसे विस्तार हो रहा है, कैसे चुनौतियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, राजधानी की बात करें तो बढ़ती आबादी के साथ साथ यहाँ पे टूरिज्म भी लगातार बढ़ रहा है। एक और तस्वीर हम आपको आज जयपुर यानी कि राजधानी गुलाबी नगरी की इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। दुनिया भर में पिंक सिटी गुलाबी नगरी, भारत का पेरिस समेत कई नामों से पहचाने जाने वाले बेहद गौरवशाली इतिहास वाला जयपुर अपना 297वां स्थापना दिवस मना रहा है। ये शहर अपनी कला और संस्कृति के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जिसे देखने के लिए 7 समंदर पार से पर्यटक आते हैं। इस शहर के 3 स्थानों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। इनमें जयपुर की ओल्ड सिटी, आमेर फोर्ट और जंतर मंतर शामिल हैं। इस गुलाबी शहर को बड़े ही सुनियोजित तरीके से महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। बसावट के लिए आर्किटेक्ट विद्याधर भट्ट को नियुक्त किया गया था, जिसके कारण आज भी जयपुर की 4 दीवारी पर बने परकोटा विश्व धरोहर में शुमार है। साथ ही देश में पहली बार शहर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया था, जिसमें 9 के अंक को ज्यादा महत्व दिया गया। महाराज का मानना था कि 9 अंक नवग्रह के प्रतीक होते हैं। देखिए, जयपुर एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया था। जयपुर की जो संकल्पना है और इसका स्थापत्य है वो संसार में सबसे अनोखा माना गया है। मध्यकालीन भारत के जितने भी नगर हैं उसमें जयपुर की शिल्प, जयपुर का स्थापत्य, जयपुर की संरचना सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। जयपुर शहर को बसाते समय महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने हर एक छोटी से लेकर बड़ी समस्या पर ध्यान दिया था, जिसके कारण स्थापना के समय 9 मील में बसा शहर लगातार आगे बढ़ रहा है। शहर का विस्तार कई किलोमीटर दूर तक फैल चुका है और अब लगभग आबादी 70 लाख के पार जा चुकी है। अभी भी इसके विस्तार की संभावनाएं बेशुमार बनी हुई हैं। महानगरों की दौड़ में बढ़ा कदम। टूरिज्म की दृष्टि से अहम शहर। हवा महल, जंतर मंतर, आमेर महल आकर्षण का केंद्र। निवेशकों की पहली पसंद बना शहर। एजुकेशन, मेडिकल सेक्टर में लगातार इजाफा। आईटी सेक्टर को प्रमोट कर रही सरकार। जनता के लिए जल की सुविधा भी उन्होंने दी थी, साथ साथ जल निकास, वर्षा होने पर जल निकास आदि सारे स्थानों के लिए उन्होंने समुचित व्यवस्था की थी। लेकिन बदलते समय के साथ शहर के विस्तार होने से चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। जिस वास्तुकला के आधार पर शहर को बसाया गया था, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बढ़ती ट्रैफिक व्यवस्था से शहर खो रहा सुंदरता। प्रदूषण बढ़ने से इमारतें अपना असली स्वरूप खो रही। बढ़ती आबादी भी सबसे बड़ी चुनौती। माइग्रेशन की मार भी झेल रहा शहर। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और इस खूबसूरत शहर की शान बरकरार रखने में कायम होंगे। गणित, जिसका नाम सुनकर अच्छों का गणित बिगड़ जाता है, मगर झुन्झुनू की एक ऐसी लाडो है जिसके दोनों हाथों में गणित नाचती है। चिड़ावा की बेटी वंशिका शर्मा का दिमाग ऐसा है कि वो एक साथ अरबों खरबों के पहाड़े उल्टे सीधे लिख और बोल देती हैं। वंशिका शर्मा ने अपनी इस अनूठी गठन क्षमता के दम पर 10वां विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वंशिका ने महज 58 सेकंड में बाएं हाथ से मल्टीप्लाई कर दाएं हाथ से 20 सवालों का हल लिखकर नई उपलब्धि हासिल कर OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। ये रिपोर्ट देखिए। आपने कॉमेडी
इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, लेकिन झुंझुनू के चिड़ावा की लाडो वंशिका शर्मा के दिमाग के बारे में जान लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसका दिमाग गणित में अच्छे के दिमाग को झकझोर सकता है। जिन्हें गणित से डर लगता है, वंशिका की गणित उन्हें उलझा कर ही छोड़ती है। पूछेंगे कैसे? IIT मद्रास से डाटा साइंस की पढ़ाई कर रही वंशिका शर्मा पल भर में पहाड़ों का पहाड़ बना डालती है। वह महज चंद सेकंडों में अरबों खरबों के पहाड़े न केवल लिख देती है, बल्कि रटे हुए मंत्र की तरह अरबों खरबों के पहाड़े बोल देती है। वंशिका के गणित के अनूठे कारनामों का रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। इस बार वंशिका शर्मा ने 10वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वंशिका ने मात्र 58 सेकंड में बाएं हाथ से मल्टीप्लाई कर दाएं हाथ से 20 सवालों का हल लिखकर नई उपलब्धि हासिल करते हुए एमओजी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। वंशिका की उपलब्धि पर जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने वंशिका को बधाई दी। बता दें कि वंशिका ने 2018 में अपना पहला रिकॉर्ड बनाया। वंशिका ने 11 डिजिट की टेबल 39 सेकंड में लिखी। इसके बाद वंशिका ने वर्ष 2018 में अपना दूसरा रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 2018 में ही वंशिका ने अपना तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे बड़ी मल्टीप्लाई करके बनाया। यह तीनों रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसके बाद वंशिका ने 13 डिजिटल की टेबल 47 सेकंड में लिखकर चौथा रिकॉर्ड 3 अंकों की दो अलग अलग टेबल दोनों हाथों से एक साथ 1 मिनट से कम समय में लिखकर रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ वंशिका लगातार गणित में अपनी तीव्र और अनूठी गणन क्षमता के दम पर रिकॉर्ड बना रही है। अभी मैंने अपना 10वां विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो मैंने 58 सेकंड में कंप्लीट किया है। मैंने एक हाथ से मल्टीप्लिकेशन और दूसरे हाथ से डिवीजन साइमल्टेनियसली एक साथ किया है। मेरी मैथ्स में हमेशा से रुचि थी बचपन से ही, और मैं जब छोटी थी तो मेरे मम्मी ने देखा था एक मैगजीन में कि कोई स्टूडेंट 2 डिजिट की टेबल कर रहा है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम भी कर सकती हो क्या। उन्होंने कुछ 1 मिनट समथिंग में लिखी थी। मैंने उसे फर्स्ट टाइम पे 6 सेकंड्स में कंप्लीट की, और देन उसके बाद मैं आगे बढ़ती गई। अब मैं मैक्सिमम 280 डिजिट की टेबल लिखती हूँ, और उसका भी मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। वो मैंने 18 मिनट 4 सेकंड में कंप्लीट किया है। हुनर अपने दम पर पहचान दिलाता है, और इसी हुनर को वंशिका की मां ने स्कूली समय में पहचान लिया। वंशिका की मां गायत्री ने एक बार किसी मैगजीन में एक लड़की की स्टोरी पढ़ी। गायत्री को अपनी बेटी वंशिका की प्रतिभा पर विश्वास था। वंशिका ने चंद सेकंड में टेबल लिख डाली। इसके बाद वंशिका ने अपने इस हुनर को खेल में बदला। बच्चे जिस उम्र में खिलौनों से खेलते थे, उस उम्र में वंशिका ने घर में बोर्ड लगाकर गणित के अंकों से खेलना सीखा। इसी अभ्यास के बलबूते पर वंशिका नया रिकॉर्ड बनाती गई। वंशिका के पिता मनोज ने बताया कि बेटी के इस हुनर पर उन्हें गर्व है। अभिभावकों को बच्चों के अंदर छुपे हुए हुनर को पहचानना चाहिए और इस हुनर को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करना चाहिए। देखिए, उसके हर अचीवमेंट पर गर्व होता है, क्योंकि उसका हर अचीवमेंट पहले वाले अचीवमेंट से ज्यादा यूनिक होता है। इस बार उसने 20 क्वेश्चन वो हल किए थे, वो भी मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हाथों से एक साथ, वो भी 10,000 से ऊपर की एक साइड में है। तो वो 58 सेकंड 58 सेकंड में उसने बना कर काफी प्राउड होता है ऐसी। मैं मैगजीन पढ़ रही थी, ये जो छोटे बच्चों की वो आती है, तो उसमें किसी बच्चे ने 2 डिजिट की टेबल लिखी। मैंने इससे पूछा कि बेटा तू भी कर सकती है क्या, तो बोल मम्मा मैं ट्राई करके देखती हूँ। और इसने उस बच्चे ने 1 मिनट में करी थी और इसने 6 सेकंड में ही कर ली। फिर इसकी रुचि बढ़ती गई, हमने भी इसका साथ दिया और ये अलग अलग तरह से अपना रिकॉर्ड बनाने लग गई। अपने माता पिता की इकलौती संतान वंशिका जब अपने दाएं और बाएं हाथ से एक साथ गणित के सटीक जवाब लिखती है तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उसके दोनों हाथों के साथ दिमाग भी पूरी गति के साथ एक्टिव रहता है। वह अब तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू के अलावा अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में मैथ्स को आसान करने संबंधी कार्यशालाओं में मोटिवेशनल स्पीच दे चुकी है। समय मिलने पर वह स्कूली बच्चों को गणित के टिप्स बताकर प्रेरित करती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।